अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 6। और तुमने ये क्यों बोला कि हम सोचकर जवाब देंगे? सब काम निपटा कर हूर बेडरूम में आई तो जैन एकदम बोल उठा। तो और क्या बोलना चाहिए था शाह? जिस तरह तुम बात कर रहे थे, बात तूल पकड़ रही थी। हूर ने जैन को देखकर जवाब दिया, यार मैं बात नहीं बढ़ा रहा था, हिजर ही पीछे पड़ गया। और देखो मेरी बात सुनो, सही है हिजर ने पहल की, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मैंने भी उसका पॉजिटिव अंदाज में रिप्लाई किया, दैट्स इनफ। और दोस्ती करने का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बेटी का हाथ इसके बेटे के हाथ में पकड़ा दूं। जैन ने झुंझलाते हुए कहा, वैसे इसमें बुराई भी क्या है? तुम्हें अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में तो पकड़ाना है ना। हमें अपनी बेटी की शादी तो करनी है ना किसी से। हूर ने तहम्मुल से समझाने के अंदाज में जैन को जवाब दिया, जिस पर जैन हैरान हो गया। हूर, मतलब क्या है तुम्हारा कहने का? तुम्हारा मतलब है मैं अपनी बेटी की शादी हिजर के बेटे के साथ कर दूं? आर यू सीरियस? जैन को जैसे शौक लगा। इसमें ऐसी अनहोनी वाली कौन सी बात है शाह? ये ज्यादा अच्छा नहीं है कि हम अपनी बेटी का हाथ देखे वाले लोगों में दें? गैरों से तो बेहतर है। और हमने बिलाल भाई के यहाँ भी हया का इरादा इसलिए बनाया था कि वो अपने हैं। हूर ने दोबारा जैन को समझाने की कोशिश की। यहाँ पर बिलाल का क्या जिक्र भला? बिलाल और हिजर में बहुत फर्क है। और देखे वाले लोग जिनका इतने सालों से कुछ इल्म ही नहीं कहाँ है, अचानक एक दिन सामने आ गए, दूसरी मुलाकात में रिश्ता भी मांग लिया। एक्सीलेंट, जैन ने तब कर कहा। मुझे मालूम है बिलाल भाई और हिजर भाई ने बहुत फर्क बताने की जरूरत नहीं है। जाहिर बात है दोस्ती तुमने हिजर भाई से अव्वल टालने के लिए की है। दिल तो तुम्हारा क्यामत तक साफ नहीं होगा। हूर को जैन का इस तरह से कहना बुरा लगा। हूर, अब तुम गलत बात कर रही हो। मैंने साफ दिल से और खुले दिल से उसको गले लगाया है, मगर बेटी इसके घर में देना अलग बात है। मुझे हिजर की नीयत या हलूस पर कोई शक नहीं है, जैन ने तेज लहजे में कहा। ओके शाह, तुम जीते मैं हारी, इस बात को यहीं खत्म करो, क्योंकि इस टॉपिक पर बात कम होगी, हमारी बहस ज्यादा। हूर वार्डरोब से कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। जबरान की बताई हुई जगह पर आजिम लड़की को लेकर पहुंचा। ये आबादी से दूर कोई कब्रिस्तान था। आजिम ने जबरान की गाड़ी देखी, अपनी गाड़ियां इसके गाड़ी के करीब खड़ी की, खुद गाड़ी से उतरकर लड़की को निकाला और कदम बढ़ाता हुआ जबरान की गाड़ी की तरफ आने लगा। वहां जबरान के अलावा इसका एक साथी भी मौजूद था और इन दोनों ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। आजिम ने लड़की को इन दोनों के हवाले किया। जबरान ने आजिम को इसके काम का मुआवजा दिया। वो दोनों ही लड़की को गाड़ी में बिठाने के लिए मुड़े। अभी कार का दरवाजा खोला ही था, फिजा में गोलियों की आवाज गूंजी। अपनी जगह से हिलने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई होशियारी दिखाने की जरूरत है। पूरा एरिया पुलिस ने घेरा हुआ है। माविया पिस्टल का रुख जबरान और उसके दूसरे साथी की तरफ करता हुआ आगे बढ़ा। जबरान ने जितनी तेजी से पिस्टल निकालने की कोशिश की, माविया ने इसके हाथ का निशाना लेकर फायर किया। दूसरी फायर की आवाज पर पुलिस की कार वहां पहुंची और आजिम समेत इन दोनों को अपनी हिरासत में लेकर पुलिस की गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए। थैंक्स इंस्पेक्टर शहाला, आपके ताउन से हमारा काम आसान हुआ, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ, माविया ने इंस्पेक्टर शहाला के पास आते हुए कहा। शुक्रिया किस बात का सर, ये तो मेरा फर्ज था, इंस्पेक्टर शहाला ने मुस्कुराकर कहा। वो दोनों भी रवाना हो गए। अमाद की कॉल आ रही है सनम, मैं सुनकर आती हूँ, फरीहा ने मोबाइल बैग से निकालते हुए कहा और फासले पर जाकर कॉल सुनने लगी। वो दोनों आर्ट गैलरी में आई हुई थी और मुख्तलिफ पेंटिंग्स देख रही थी। सनम एक पेंटिंग की तरफ गई और गौर से इसे देखने लगी। यकीनन आपको पसंद आई है ये पेंटिंग मिस सनम? अपने पीछे से आवाज आई तो इसने मुड़कर देखा। सामने हादी को देखकर इसके लब मुस्कुराए। अरे आप यहाँ, कैसे हैं आप? सनम ने खुशगवार हैरत का इजहार करते हुए हादी की हैरियत पूछी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हादी ने इसकी आंखों में झांक कर कहा, जिसमें इसे हर वक्त उदासी दिखती थी, लेकिन आज उदासी के साथ एक खास किस्म की चमक थी जो शायद हादी को देखकर इसकी आंखों में आई थी। मैं भी ठीक हूँ, क्या आपको भी पेंटिंग्स में दिलचस्पी है? सनम ने खुश होते हुए हादी से पूछा। इतनी खास नहीं, मगर जिन्हें गिफ्ट करना है इन्हें काफी दिलचस्पी है पेंटिंग्स में, तो सोचा कोई खूबसूरत सी पेंटिंग ही गिफ्ट कर दी जाए, हादी ने मुस्कुरा कर कहा। और वो कौन है? सनम ने बेसाख्ता पूछा। है कोई समवन स्पेशल? हादी ने बगौर सनम को देखते हुए कहा। ओ अच्छा, सनम के दिल में कुछ टूट सा गया।
आप पूछेंगे नहीं वो समवन स्पेशल कौन है? हादी अब भी इसकी आंखों में झांकता हुआ सवाल कर रहा था, जिसमें एक बार फिर उदासी अपना रस घोल गई थी। मुझे पहले भी नहीं पूछना चाहिए था, सॉरी, मैं एकदम पर्सनल हो गई। सनम की निगाहें अफरीहा को तलाश कर रही थी। मगर मैं तो आपको अपना दोस्त समझकर बताना चाहता हूँ, ताकि पेंटिंग सेलेक्ट करने में आप मेरी हेल्प कर सकें। हादी ने सनम से कहा, ओके, आपकी हेल्प करके मुझे खुशी होगी। किस तरह की नेचर है जिनको आप गिफ्ट करना चाहते हैं पेंटिंग? मेरा मतलब है इंसान को उसकी तबीयत और मिजाज के मुताबिक चीज़ें पसंद आती हैं, तो आप मुझे थोड़ा सा बताइए ताकि सिलेक्ट करने में आसानी हो जाए। सनम ने मुस्कुराकर वजाहत दी, मेरी मामा को रंगों से बहुत प्यार है सनम। हादी ने जांचती हुई नजरों से सनम को देखकर कहा, मतलब आप ये गिफ्ट अपनी मामा को करने वाले हैं? आई मीन वो समवन स्पेशल आपकी मामा है? सनम ने हैरत से कहा। एक दफा फिर इसकी आंखों में हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात उभरे। क्यों मेरे लिए मेरी मामा स्पेशल नहीं हो सकती? दरअसल उनकी एनिवर्सरी आ रही है, तो मैं सोचा पेंटिंग ही गिफ्ट कर दूं। हादी ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, फिर देखेंगे ये पेंटिंग कैसी रहेगी, इसमें चारों तरफ रंग ही रंग बिखरे हुए हैं। सनम ने एक पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, ब्यूटीफुल, आपकी चॉइस लाजवाब है, इसमें कोई शक नहीं, और ये मेरी माँ को पसंद भी आएगी। अगर मैं उनके लिए पेंटिंग पसंद करता तो वो इनको इतनी पसंद नहीं आती, क्योंकि मेरी चॉइस उनसे डिफरेंट है। और आपकी चॉइस क्या है? सनम ने वैसे ही पूछा। अगर मैं अपने लिए कुछ पसंद करूंगा तो ये पेंटिंग पसंद करूंगा। हादी ने एक पेंटिंग की तरफ इशारा किया, जिसमें एक खूबसूरत लड़की बड़े मजमे में उदास आंखों के साथ खड़ी मजमे को देख रही थी। आपको नहीं लगता सनम इस पेंटिंग में मौजूद ये लड़की आपकी शख्सियत की अक्कासी कर रही है? ये बिल्कुल आपसे मेल खाती है। आप भी दुनिया को शायद इसी तरह आंखों में उदासी सजाए हुए देखती हैं। हादी ने गौर से इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अरे यार सॉरी, अमाद भी ना इतनी लंबी बात करता है। फरीहा ने एकदम आकर कहा। सनम और हादी ने फरीहा की तरफ देखा। इनसे मिलो, ये हादी हैं। हादी ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त और यूनिवर्सिटी फेलो भी। फरीहा ने हादी से मिलकर सनम से मुखातिब होते हुए कहा, सनम, वो अमाद मुझे लेने आने वाला है। अगर तुम माइंड नहीं करो तो अपने ड्राइवर को बुला लो कि वो तुम्हें आकर पिक कर ले। फरीहा को हमाद के साथ निकलना था और सनम का घर ऑपोजिट साइड पर था, तो इसने अपनी मजबूरी बताई। मुझे बिल्कुल मसला नहीं होगा, तुम हमाद भाई के साथ जाओ, रिलैक्स होकर, मैं ड्राइवर को कॉल करती हूँ। सनम ने फरीहा को इत्मीनान दिलाया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। हादी ने सनम को ऑफर दी। आपको परेशानी तो नहीं होगी? सनम ने झिझकते हुए हादी से पूछा, क्योंकि ड्राइवर का वेट करती तो इसे काफी देर हो जाती, जबकि फरीहा चली गई थी। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आइए प्लीज, हादी ने सनम को बोला। आज हिया का बर्थडे था। जैन ऑफिस नहीं गया था। इसने आज का दिन अपनी बेटी के नाम किया। सारा दिन इसके साथ और हूर के साथ गुजारा। हिया इतने दिनों की उदासी और टेंशन को बुलाकर खुश हो गई थी। इसके माँ बाप इसके साथ थे, इसकी ताकत, इसे सच्ची मोहब्बत करने वाले। इसने मुस्कुरा कर सोचा। रात का डिनर करके वो लोग घर वापस लौटे। घड़ी रात के 10 बजा रही थी। आज का सारा दिन ही घूमते फिरते गुजारा था। थकन के बाद जैन और हूर भी अपने बेडरूम में चले गए। हिया भी अपने बेडरूम में आई। जैसे ही लाइट ऑन की, बहुत सारे गुलाब की पत्तियां एकदम से इसके ऊपर आकर गिरी। वो एकदम डर के पीछे हुई और चीख मारना चाहा। माविया ने अपना भारी हाथ इसके नाजुक होंठों पर रख दिया। हैप्पी बर्थडे बेबी, वो कान में सरगोशी करते हुए बोला। हिया ने इसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर इसे दूर हटाया। ये क्या बेहुदा हरकत है? माथे पर शिकनों का जाल सजाए हुए हिया ने इससे गुराकर पूछा। गालबन इसे बर्थडे विश करना कहते हैं। माविया ने हिया को गौर से देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी विशेष की जरूरत नहीं है और तुम्हें इस तरह मेरे रूम में आने की जरूरत नहीं है। हिया ने सख्त लहजे में कहा। कैसे जरूरत नहीं है जानम? तुम्हें गिफ्ट देने, अपना मुंह मीठा कराने तो आना था मुझे। इस तरह लेने देने से तो हमारे दरमियान मोहब्बत बढ़ेगी। माविया ने आंखों में शरारत समोए हुए 2 कदम आगे बढ़ाकर कहा। इसके आगे बढ़ने पर हिया 2 कदम पीछे हटी। अपनी औकात में रहो तुम 2 टके के पुलिस वाले। अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो मैं शोर मचा दूंगी। हिया ने इसको धमकाया। शौक से अपना शौक पूरा करो। मैं तो चाहता हूँ ऐसे ही सही कुछ बात तो आगे बढ़े। माविया इसको चैलेंज करता हुआ बोला और इसकी डटाई पर हिया इसको घूर कर रह गई। अच्छा, ऐसी प्यार भरी नजरों से देखना बंद करो। तुम्हारे इस तरह देखने से मेरा दिल और भी बेईमान होता है। माविया ने नरमी से इसका हाथ थामा और इसे टेबल तक ले जाना चाहा।
जो कि रूम के कोने में रखा हुआ था, मगर हिया अपनी जगह से नहीं हिली। वो अभी भी गुस्से में माविया को ही देख रही थी। माविया ने जब इसको टस से मस होते नहीं देखा तो हिया के हाथ पर अपनी गिरफ्त सख्त की और संजीदगी से इसको देखने लगा, जैसे आंखों से इसे वार्निंग दे रहा हो। हिया आहिस्ता कदम उठाकर इसके साथ टेबल तक आई, जहां टेबल पर छोटा सा केक और नाइफ रखा हुआ था। माविया ने नरमी से इसका हाथ छोड़ा और अपनी पॉकेट से एक हार्ट शेप पेंडेंट निकाला और इसे हिया के गले में पहनाया। बरखिलाफे तवक्को हिया ने किसी किस्म का एहतजाज किए बिना पेंडेंट माविया के हाथों से आराम से पहन लिया, तो माविया ने हल्का सा मुस्कुराकर हिया को देखा। इसे अपने गले की जीनत बनाए रखना बेबी, रिंग की तरह इसको उतारना नहीं, वरना मुझे बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं होगा। वो हिया की गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोला। हिया बिल्कुल चुपचाप इसको देख रही थी। चलो शाबाश, केक काटो अब, माविया ने नाइफ इसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, जो कि हिया ने चुप करके थाम ली। केक की तरफ नाइफ बढ़ाते हुए अचानक हिया को क्या हुआ, एकदम इसने मुड़कर नाइफ से माविया के सीने की तरफ वार करना चाहा, मगर अगले ही पल बदकिस्मती से हिया की कलाई माविया के मजबूत हाथ में थी और माविया का दूसरा हाथ हिया की नाजुक गर्दन पर। माविया नाइफ वाला हाथ मोड़कर हिया की कमर तक ले गया और एक झटके से नाइफ नीचे गिराई। अब वो इसे दीवार के साथ लगा चुका था। क्या करने वाली थी तुम? हाँ, ये हरकत तुम्हें कितनी महंगी पड़ सकती है, इसका अंदाजा है तुम्हें? अभी तक तुमने सिर्फ प्यार देखा था मेरा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ माविया मुराद है क्या चीज। हिया की गर्दन पर माविया के हाथ का दबाव मजीद बढ़ने लगा, तो हिया ने अपने दूसरे हाथ से माविया का हाथ अपनी गर्दन से हटाना चाहा, जिसमें वो कामयाब नहीं हो सकी। बताओ, इस हरकत के बदले अब तुम्हारे साथ क्या सलूक होना चाहिए? अपनी सजा आज तुम खुद ही तजवीज करोगी, बोलो। हिया की गर्दन और अपने हाथ पर से अपने हाथ हटाते हुए इसने हिया को बेड पर फेंकते हुए कहा। हिया औंधे मुंह बेड पर गिरी और जल्दी से सीधी होकर उठना चाहा। अभी वो उठकर बैठी थी, माविया तेजी से इसके पास आया और इसको उठने का मौका दिए बगैर हिया के दोनों शोल्डर पकड़कर वापस इसे बेड पर गिराया। अपने दोनों हाथ हिया के दाएं बाएं तरफ रखे और अपना एक घुटना बेड के ऊपर टिकाकर हिया को देखने लगा। सॉरी बोलो, संजीदगी से हिया को देखते हुए कहने लगा। हिया की आंखों में खौफ और आंसू देखकर और अपनी उंगलियों के निशान इसकी गर्दन और हाथ पर देखकर वो पीछे हटा। इसके पीछे हटने से हिया फौरन बेड से उठकर खड़ी हुई। ओके रिलैक्स, आंसू साफ करो अपने। माविया ने आगे हाथ बढ़ाकर इसके आंसू साफ करने चाहे। जो भी था, वो इसकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता था, मगर हिया ने इसका हाथ झटक दिया। दफा हो जाओ मेरे बेडरूम से और मेरी जिंदगी से भी। उंगली से खिड़की की तरफ इशारा करते हुए हिया चीखकर बोली। ओके, मैं तुम्हारे रूम से जा रहा हूँ, मगर तुम्हारी जिंदगी से निकलने के लिए तुम्हें एक दफा फिर ट्राई करना पड़ेगा, मुझे मारने के लिए। काश मेरी कोशिश आज ही कामयाब हो जाती। हिया ये कहकर रुकी नहीं, बल्कि वॉशरूम के अंदर चली गई। माविया सर पर हुड डालकर खिड़की से बाहर निकल गया। जैन को नींद में लगा जैसे हिया की चीख की आवाज आई है। वो इसके रूम में गया, डोर खोला तो खिड़की से किसी को बाहर जाते हुए देखा। जब तक वो भागकर खिड़की की तरफ आया तो दीवार फैलाकर कोई बाहर की तरफ निकल रहा था। हिया को तलाशने के चक्कर में जैन की नजर वॉशरूम की तरफ गई। वॉशरूम की लाइट जली हुई थी और पानी गिरने की आवाज आ रही थी। इस बात से जैन ने अंदाजा लगाया कि हिया वॉशरूम में है। जैन ने हैरत से टेबल पर पड़े हुए केक की तरफ देखा। नीचे छुरी पड़ी हुई थी, कमरे में फूल की पत्तियां बिखरी हुई थी। जैन ने बेयकीनी से दोबारा खिड़की की तरफ देखा और फिर वॉशरूम के बंद दरवाजे पर उसकी नजर गई और वापस अपने रूम में आ गया, मगर अब नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हाँ साथ, जबरान ने अपना मुंह खोला। माविया ने पुलिस स्टेशन में आते ही मसरूफ अंदाज में इंस्पेक्टर साथ से पूछा। सर जी, काफी तवाज़ा तो मैंने उसकी अभी थोड़ी देर पहले की है, बस थोड़ी देर में आपको इन्फॉर्मेशन निकलवा कर देता हूँ, इंस्पेक्टर साथ ने ताबियादारी दिखाते हुए कहा। कितनी दफा कहा है साथ, सीधी उंगली से सिर्फ एक बार घी निकाला करो, इसके बाद अगर घी ना निकले तो इस उंगली को काट दो। माविया ने दूसरे केस की फाइल देखते हुए साथ को मशवरा दिया। मतलब सर जी? इंस्पेक्टर साथ ने गड़बड़ाते हुए पूछा। मतलब टाइम वेस्ट नहीं करो, अगर वो मुंह नहीं खोल रहा तो जाओ जाकर उसकी एक एक करके उंगलियां काट दो, और मैं एक काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस आऊं तो मेरे टेबल पर पूरी इन्फॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए। माविया ने फाइल बंद करके टेबल पर रखी और गाड़ी की कीज उठाकर बाहर निकल गया। क्या हुआ, चुप चुप क्यों हो? हैलियत है सब? बिलाल ऑफिस पहुंचा तो काफी देर से जैन को चुप और गायब दिमाग देखकर आखिरकार बिलाल ने जैन से सवाल किया।
बेशक मंगनी खत्म हो चुकी थी, मगर इस वजह से इनकी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया था। अलबत्ता जैन हादी से बात नहीं करता था और हादी भी जैन को सलाम के अलावा मुखातिब नहीं करता था, जबकि वो जानता था जैन की इसमें कोई गलती या कसूर नहीं था। एक बाप होने के नाते उस दिन जो जैन ने किया कोई और उसकी जगह पर होता वो यही करता, मगर से गुस्सा हया पर था जो किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। हाँ, सब खैरियत है, जैन ने टालने वाले अंदाज में बिलाल को कहा। अब वो कल रात वाली बात बिलाल से क्या शेयर करता। शेयर तो इसने ये भी नहीं किया था कि हिजर ने अपने बेटे का रिश्ता हया के लिए डालकर गया है। मुझे महसूस हो रहा है हादी और हया का रिश्ता खत्म होने की वजह से हमारे इतने सालों की दोस्ती में फर्क आ गया है, जो तुम अपनी प्रॉब्लम अब मुझसे शेयर करना जरूरी नहीं समझ रहे हो। और प्लीज ये मत कहना कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हर किसी से बेखबर रह सकता हूँ, मगर तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे अंदाजा हो जाता है कि कोई बात जरूर है। बिलाल ने जैन को देखते हुए कहा। मेरी और तुम्हारी दोस्ती इतनी हल्की कभी नहीं रही है बिलाल कि हम बच्चों के पीछे अपने दिल एक दूसरे से खराब करें। 2 दिन से एक अजीब सी उलझन में पड़ गया हूँ। उस दिन तुम्हें बताया तो था कि हिजर आया था, जैन ने बिलाल को याद दिलाया। हाँ, सुलह हो गई तुम दोनों की, बहुत खुशी की बात है। इस उम्र में दिल बुरे करके इनमें रंजिशें रखकर क्या करना है, बिलाल जैन से बोला। यार, उस दिन हिजर हया के लिए माविया अपने बेटे के रिश्ते के लिए कहकर गया है और काफी इसरार करके गया है। जैन ने अभी भी कल रात वाली बात खोल करके रिश्ते वाली बात बिलाल को बताई, जिस पर बिलाल एक पल के लिए खामोश हो गया। फिर तुमने क्या जवाब दिया और भाभी इनके क्या ख्यालात हैं इस बारे में, बिलाल ने जैन से पूछा। यार, हूर को तो इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं लगती, मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्या उलझन है, मैं अंदर से मुतमईन नहीं। जैन ने अपनी परेशानी शेयर की। तुम मुतमईन क्यों नहीं हो जैन, बिलाल ने जैन से सवाल किया। यार, मुझे हिजर की नीयत पर कोई शक नहीं है। उसने बेशक नेक नियति से हया को अपने बेटे के लिए मांगा है, मगर हया का तुम्हें पता है वो किस तरह एडजस्ट करेगी। और सबसे बड़ी बात, इसका बेटा माविया पता नहीं किस नेचर का मालिक है और हया को कैसे रखे। वैसे भी शक्ल से काफी प्राउड और सीरियस सा लगा। बस यही सब सोचकर उलझन का शिकार हूँ। जैन ने कुर्सी से टेक लगाकर आंखें बंद करते हुए कहा। इसकी आंखों के आगे वही मंजर घूम गया जब हया और मावे एक दूसरे के करीब खड़े थे, जिससे वो उलझ गया था। जैन, तुमने हया से पूछा वो क्या चाहती है? बिलाल के सवाल पर जैन ने चौंक कर बिलाल को देखा। इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? हया से तुमने इसकी मर्जी पूछनी चाहिए, आखिर को आगे जिंदगी उसी ने गुजारनी है। अब जैन को कल रात वाला मंजर आंखों के सामने घूम गया। हया के रूम में केक, फूलों की पत्तियां, और वो कौन हो सकता था भला? वो कल रात से ही सोच रहा था। अभी वो सोच ही रहा था, इसकी सेक्रेटरी की कॉल आई। सर, कोई माविया मुराद आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, इन्हें अंदर भेज दें, जैन ने कहते हुए फोन रखा। हिजर का बेटा आया है माविया, जैन ने बिलाल को बताया। ठीक है, तुम इससे बात करो, मैं बाहर का राउंड लगा कर आता हूँ, बिलाल ने चेयर से उठते हुए कहा और रूम से बाहर निकल गया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, जैन माविया के ऑफिस में दाखिल हुआ, आगे हाथ बढ़ाता हुआ बोला। वालेकुम सलाम, बैठो। जैन हाथ मिलाकर कुर्सी की तरफ इशारा किया। हैरियत, कहो कैसे आना हुआ? माविया के चेयर पर बैठते ही जैन ने माविया से सवाल किया। आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, अपने और हया के मुतल्लिक, माविया ने जैन को देखते हुए कहा। माविया के जुमले पर जैन का माथा ठनका। जो भी बात हो बहुत सोच समझ कर करना, ये जहन में रखना कि हया मेरी बेटी है, जैन ने इसकी आंखों में आंखें डालकर तनबीही वाले अंदाज में कहा। दरअसल अंकल, मैं बात को घुमा फिरा कर करने का आदी नहीं हूँ। बात सिंपल सी है, मैं हया को लाइक करता हूँ और उसे शादी का ख्वाहिशमंद हूँ। माविया ने बगैर घबराए या नर्वस हुए जैन की आंखों में देखकर इसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। जैन को वो सीरियस और प्राउड तो पहले ही लगा था, लेकिन आज कॉन्फिडेंट के साथ साथ थोड़ा बेबाक भी लगा। तुम्हें एक बाप के सामने उसकी बेटी के लिए इस तरह बात कर रहे हो? जैन ने माविया को शर्म दिलाई। किसी को पसंद करना या इसे शादी की ख्वाहिश करना, मेरा ख्याल नहीं कि ये अयूब बात है, और शर्म कभी माविया को छू कर नहीं गुजरी थी। और अगर मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूं तो? जैन माविया को बागौर देखते हुए कहा। आप धमकी दे रहे हैं या साफ इनकार कर रहे हैं? माविया ने संजीदगी से जैन को देखकर पूछा। जैन ने नापना चाहा वो कितने पानी में है, लेकिन मुझे फिर भी लगा है कि शादी तो मेरी हया से ही होगी। जैन ने इसकी चैलेंज करती हुई आंखों को गौर से देखा। इतना कॉन्फिडेंस किस बात पर है तुम्हें? जैन ने जांचती हुई नजरों से इसको देखा। सर, मुझे खुद पर हमेशा से ही कॉन्फिडेंस रहा है, माविया ने टेबल पर रखे हुए पेपर वेट को घुमाते हुए कहा और फिर एक नजर जैन पर डाली।
कल रात तुम मेरे घर आए थे, यहाँ के रूम में खिड़की के रास्ते। जैन ने घूमते हुए पेपर वेट को रोककर कहा। निगाहें अब भी इसके माविया के ऊपर थीं। इतने अरसे में पहली बार चौंकने की बारी माविया की थी। माविया बिना जवाब दिए खामोशी से जैन को देखता रहा। पुलिस में होकर यूं चोरों की तरह आधी रात को किसी के घर आना काफी घटिया हरकत है। जैन ने दोबारा माविया को शर्म दिलाई। जैन समझा कि वो इस बार शर्म दिलाने में से कामयाब हो गया है। शायद वो शर्मिंदा भी था। तो आप ये समझे कि मैं आज यहाँ पर आपसे खिड़की की बजाय दरवाजे से अंदर आने की परमिशन लेने आया हूँ। माविया काफी देर चुप रहने के बाद बोला। जैन को अब वो बेबाक होने के साथ साथ काफी ढीठ भी लगा। हिया की इन्वॉल्वमेंट कितनी है? जैन ने एक और सवाल किया, मगर नजरें इसकी खिड़की की तरफ थीं। वो आपसे खुद से बात नहीं करेगी, मगर इस रिश्ते के लिए इनकार भी नहीं करेगी। माविया के कहने पर जैन ने माविया को देखा। पहली दफा वो नजर झुका गया। ठीक है, जो भी मैं और हूर डिसाइड करेंगे, वो हूर फोन कर देगी। जैन ने बात निपटाते हुए कहा। ओके अंकल, मैं यहाँ से अच्छी उम्मीद लेकर जा रहा हूँ, माविया ने उठते हुए कहा, मगर जैन ने अपने राय का इजहार नहीं किया। माविया खुदा हाफिज कहकर चला गया। हादी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, मेरे रूम में आओ। ऑफिस में ही जैन ने हादी को अपने रूम में बुलाया। जी बोलिए, कैसे याद किया? हादी ने रूम में आते हुए कहा। बैठो, कुछ पूछना है तुमसे। जैन ने चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा। मंगनी खत्म करने की वजह बताओ, जैन ने डायरेक्ट सवाल किया। बड़ी जल्दी ख्याल नहीं आ गया वैसे अंकल, हादी ने तंजिया लहजा इख्तियार करते हुए कहा। जो पूछा है उसका जवाब दो। जैन ने इसका तंज इग्नोर करते हुए कहा। क्या सुनना चाहते हैं आप? सच सुनने की सकत है आप में? हादी ने इस्तेज़ाइया हंसते हुए कहा। मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारी बात सुनने के लिए ही बुलाया है, तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जैन ने हादी को देखते हुए कहा। मैं ज्यादा कुछ आपको नहीं कहूंगा, बस हिया और मावे एक दूसरे को पसंद करते हैं। हादी ने चेयर से उठते हुए कहा। जो भी था, वो हिया के बेडरूम में माविया की मौजूदगी का जैन को नहीं बताकर शर्मिंदा नहीं कर सका। इजाजत लेते हुए वहां से चला गया। क्या हुआ, काफी चुप हो आज? रात में जब हूर बेडरूम में आई तो इसने जैन से पूछा। नहीं, कोई ऐसी खास बात नहीं है। ऐसा करो, हिजर को कॉल करके इसकी फैमिली के साथ से इनवाइट कर लो। जैन ने कुछ सोचते हुए हूर से बोला। हिजर भाई को फैमिली के साथ? हूर ने हैरत से बोला। हाँ, उस दिन तुम कह रही थी इस रिश्ते में बुराई क्या है, फिर गैरों से तो बेहतर है अपनों में बेटी को ब्याया जाए। जैन ने हूर की बात को दोहराते हुए कहा। हाँ, ये सब मैंने कहा था, मगर हमें हिया से भी पूछ लेना चाहिए। हूर ने अपनी राय दी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, वो राजी होगी इस रिश्ते के लिए। तुम ऐसा करो, हिजर को उसकी फैमिली के साथ इनवाइट करो। कल रात का डिनर हमारे साथ करें, और ये लाइट बंद कर दो प्लीज, मैं सोना चाहता हूँ। आपने माइंड तो नहीं किया मैंने आपको इस तरह बुलाया है? रेस्टोरेंट में बैठे हुए हादी ने सनम से सवाल किया। अगर माइंड करती तो आती नहीं, इनकार कर देती। सनम ने जवाब देते हुए अपनी नजरें झुका ली और पूरी ईमानदारी से अपने दिल की बात बताई। और आपको मेरा ऐसे बुलाना क्यों बुरा नहीं लगा? इनकार क्यों नहीं किया आपने? हादी ने सनम को देखते हुए कहा। इसका जवाब तो मैं खुद नहीं जानती, सनम ने कंफ्यूज होते हुए कहा। मगर मैं जानता हूँ इसका जवाब। हादी अब भी सनम को कंफ्यूज होते हुए देख रहा था। आप मुझसे पूछेंगी नहीं इसका जवाब? हादी की बात पर सनम ने नजरें उठाकर हादी को देखा। वो मुंतजिर आंखों से इसको देख रही थी, जैसे इसका जवाब जानना चाह रही हो। मुझे आंखों की जुबान समझने का फन नहीं आता, मगर आपकी जो आंखें बोलती हैं वो मुझे समझ आता है। हादी की बात सुनकर सनम की आंखों में शर्मिंदगी का तासुर उभरा। इसने फौरन आंखें झुका ली ताकि मजीद इसकी चोरी न पकड़ी जाए। एक और राज की बात आपको बताऊं? हादी के कहने पर सनम ने दोबारा नजरें उठाई और बोले बगैर आंखों ही आंखों में इकरार किया। जो कुछ आपकी आंखें बोलती हैं वो बातें मेरे दिल को बहुत अच्छी लगती हैं। हादी के इस तरह इजहार से सनम की आंखें एकदम रोशन हुई, जिसे देखकर हादी मुस्कुराया। अब आपसे सारी बातें आंखों ही आंखों में करेंगे या लफ्जों का सहारा भी लेंगे? वो जैसे कुछ इसके मुंह से सुनने का मुंतजिर था। हमारी पहली मुलाकात जिस तरह हुई तो आप मेरे लिए एक मसीहा बनकर मेरे सामने आए। इस वजह से आप मेरे लिए बहुत अहम और बहुत खास हैं। इस दफा सनम ने पलकें झुकाकर हादी के सामने लफ्जों से इजहार किया। और अगर ये मसीहा आपको अपनी जिंदगी में उम्र भर के लिए शामिल करना चाहे तो? हादी के सवाल पर सनम ने एक बार फिर आंखें उठाईं। इसकी रोशन आंखें इसके इकरार का सबूत थी। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं लफ्जों में सुनना चाहता हूँ। हादी ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। मैं अपनी सारी जिंदगी इस मसीहा के नाम करने के लिए तैयार हूँ, सनम ने हादी को देखते हुए कहा।
इस बार दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। कहाँ जा रही हैं आप? हादी जो फिजा के पास रूम में आया इसको तैयार होता देखकर पूछने लगा। जैन भाई ने इनवाइट किया है आज मुझे और तुम्हारे बाबा को। हया को हूर का कज़न पसंद करके गया है अपने बेटे माविया के लिए। वो लोग बात पक्की करने आ रहे हैं तो मुझे और तुम्हारे बाबा को भी बुलाया है। फिजा ने तफसील से बताते हुए हादी का चेहरा देखा। गुड, वेरी गुड, ये तो होना ही था। हादी ने हंसते हुए फिजा से कहा। हादी ये सब ठीक नहीं हो रहा है। फिजा ने उदास होते हुए हादी से कहा। ठीक नहीं हो रहा है मामा? जो पहले हुआ था वो ठीक नहीं था, अब जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है। हादी ने फिजा को मुतमईन करते हुए जवाब दिया। मतलब हादी तुम्हें बिल्कुल दुख नहीं हो रहा या कि किसी और के साथ? फिजा ने अपना जुमला मुकम्मल किए बगैर हादी को देखा। आप क्यों चाहती हैं कि मैं दुखी हूँ या उस लड़की के धोखेबाजी को जिंदगी भर का रोग बनाकर रोता रहूं? ये माविया वही है मामा हया की पसंद जो आज इसकी जिंदगी में शामिल होने जा रहा है। हादी ने जख्मी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर फिजा से कहा। ये तुम क्या कह रहे हो हादी? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो तुमको पसंद करती थी। फिजा ने हादी को समझाना चाहा। कोई पसंद नहीं करती थी, बेवकूफ बना रही। और प्लीज मामा अब आप बार बार इस किस्से को नहीं छेड़ा करें। वो अपनी जिंदगी में खुश है अपने मनपसंद इंसान के साथ और मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ अपने मकसद के साथ। हादी ने कंधे उचकाते हुए कहा। मकसद? कैसा मकसद? फिजा ने ना समझने वाले अंदाज में हादी से पूछा। किसी को ईंट का जवाब पत्थर से देना है, यही मेरा मकसद है। हादी ने पुरस्रार हंसी हंसते हुए कहा। मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। फिजा को वाकई इसकी बात समझ में नहीं आई। वक्त आने पर आ जाएगी समझ। खैर आप जाएं, आपको देर हो रही होगी। फिजा को बोलते हुए खुद इसके रूम से निकल गया। ये ड्रेस क्यों निकाल दिया आपने? क्या हम कहीं जा रहे हैं? यानी एम्ब्रॉयडरी हुई शर्ट और ट्राउजर को देखते हुए कहा। नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं बल्कि हमारे घर पर कुछ गेस्ट आ रहे हैं, रेडी हो जाओ। हूर ने इसकी फैली हुई किताबें और नोट समेटते हुए कहा। कौन आ रहा है? हया का एकदम माथा ठनका। हिजर भाई आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। तुम्हारे बाबा ने बुलाया है। बिलाल भाई और फिजा भी होंगे। हूर ने मुकम्मल बात बताए बगैर हया की बात का जवाब दिया। मामा प्लीज, यहाँ मेरे पेपर हो रहे हैं। आप और बाबा को पार्टीज का शौक चढ़ा हुआ है। हया ने निकताए हुए लहजे में जवाब दिया। थोड़ी देर की बात है, प्लीज परेशान नहीं करो हया। किचन में सारे अरेंजमेंट्स देखने हैं, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। हूर के बोलने पर वो मुंह बनाकर चेंज करने चली गई। हया रेडी हो गई। सब लोग आ गए हैं बेटा, हूर ने रूम में आते हुए कहा। मेरा दिल नहीं जा रहा मामा वहां जाने का, कल पेपर है मेरा। हया ने बेदिली से जवाब दिया। सब लोग काफी देर से आए हुए हैं। नईमा और सनम पूछ भी रही हैं तुम्हारा। थोड़ी देर की बात है, फिर अपने रूम में आ जाना। हूर ने इसके कान में इयररिंग्स डालते हुए कहा। हूर के साथ वो डाइनिंग रूम में आई। सबकी नजरें उस पर थीं। हया ने सबको सलाम किया और फिजा के साथ बैठने लगी। जब हूर ने हया को कहा, हया यहाँ आ जाओ, हूर के इशारे पर हैरत से हया ने माँ को देखा। फिर हूर ने मुस्कुराकर इसका हाथ थामा और इसे माविया के साथ सोफे पर बिठा दिया। रूम में मौजूद सब लोग इन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे और हया हैरत में डूबी हुई जैन को देख रही थी। माविया के चेहरे पर मुस्कुराहट से ही इसकी खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता था। सनम ने बाकायदा उठकर अपने मोबाइल से इन दोनों की तस्वीरें खींचना शुरू कर दी। सभी ने भारी भारी इनका मुंह मीठा करवा रहे थे। यंग मैन, मैं अपने जिगर का टुकड़ा तुमको सौंप रहा हूँ इस शर्त पर कि तुम हमेशा इसका ख्याल रखोगे। जैन ने मिठाई खिलाते हुए माविया से कहा। बिल्कुल, माविया ने मुस्कुरा कर मशकूर बड़ी नजरों से देखकर जैन को कहा। जब फिजा हया के पास आई तो हया ने हाली हाली नजरों से फिजा की तरफ देखा, जिस पर फिजा ने फीकी सी हंसी हंसते हुए मिठाई का टुकड़ा हया के मुंह में डाला। सदा खुश रहो। फिजा दुआ देकर उठी और हया के चेहरे पर जख्मी मुस्कुराहट आई। तो बाबा मामा ने मुझसे मेरी मर्जी पूछना तो दूर, मुझे बताने की भी कोशिश नहीं की। हया ने कुर्ब से अपनी आंखें मूंद लीं। जैन बताओ भाई, शादी की डेट क्या रखी जाए? मुझे तो बहुत जल्दी है अपनी बेटी को अपने घर ले जाने की। हिजर ने खुश दिली से मुस्कुराते हुए जैन से सवाल किया। हिजर, अभी तो हया की स्टडीज भी कंप्लीट नहीं हुई हैं। चलो रस्म तो ठीक है, मगर शादी इतनी जल्दी? कम से कम साल भर तो। जैन ने बोला। साल भर नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो? बस हया के पेपर्स तक का वेट कर लेते हैं, इसके बाद हमारी अमानत हमें सौंप देना। हिजर ने जैन को देखकर कहा। सब इसकी बात पर मुस्कुरा दिए सिवाय हया के। ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो। जैन ने हूर को देखा और हिजर को मुस्कुरा कर जवाब दिया।
हिया जैन को देखे गई। एक्सक्यूज मी। हिया उठकर रूम से निकल गई। खाने का दौर चला तो माविया ने हिया के रूम का दरवाज़ा नॉक किया और अंदर आ गया। वहाँ से इस तरह चली क्यों आई? माविया ने हिया के रूम में आते हुए पूछा तो हिया को चंद दिनों पहले वाला मंजर याद आया जब हादी ने भी इसी तरह आकर हिया से पूछा था। मगर जब में और अब में कितना फ़र्क आ गया था, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक ये ड्रामा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जो वहाँ पर चल रहा था। हिया ने बेड से उठकर इसके मुकाबिल खड़ी होकर बोली, कुदरत ने भी हमारी जोड़ी चुनकर बनाई है। तो मुझे बिल्कुल मेरी टक्कर की मिली हो, यकीन जानो आगे बहुत मज़ा आने वाला है। माविया ने इसके हवा हवा से रूप को अपने दिल में उतार कर शोही से कहा, ज़मीनी खुदाओं ने बनाई है हमारी जोड़ी, इसे कुदरत का नाम मत दो और मज़ा तो वाकई बहुत जल्द अच्छी तरह चखने वाले हो। हिया ने संजीदगी से इसको देखते हुए कहा। फिर तो मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आज माविया के चेहरे की मुस्कुराहट देखने लायक थी, जिसे देखकर हिया ने दिल में सोचा, छीन लूंगी तुमसे ये मुस्कुराहट माविया मुराद। अच्छा छोड़ो ये लड़ाई झगड़ा, अब दोस्ती कर लेते हैं। वैसे भी हम दोनों बहुत जल्द होने वाले हैं। माविया ने आंखों में ढेर सारे ख्वाब सजाए हुए एक हाथ थामते हुए इसे कहा, अपनी खुशफहमी को दिल और दिमाग दोनों से निकाल दो। इस तरह ब्लैकमेल के जरिए तुम मेरा मुंह बंद करके शादी कर सकते हो, मगर मेरे दिल तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। प्लीज़, मेरा कल पेपर है, मुझे पढ़ना है। हिया ने वापस बेड पर बैठकर अपनी बुक्स खोलते हुए कहा, जब तुम्हारा मुंह बंद कर सकता हूँ, तुमसे शादी कर सकता हूँ, तो तुम्हारे दिल तक रसाई हासिल करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा खुद से मोहब्बत करने के लिए। माविया ने इसके करीब आकर इसकी बुक बंद करते हुए कहा और पलटकर वापस जाने लगा। सुनो, ये लेते जाओ। हिया ने अपने गले से पेंडेंट उतारते हुए कहा, जो कि माविया ने इसको बर्थडे वाले दिन पहनाया था। नहीं, इसे तुम अपने पास ही रखो और अब इसे जब पहनना जब तुम्हें लगे कि माविया ने तुम्हारे दिल तक रसाई हासिल कर ली है। एक नज़र इसके चेहरे पर डालकर माविया वहां से चला गया। हिया ने एक नज़र दरवाजे पर, दूसरी नज़र लॉकेट पर डाली और इसे दूर उछाल दिया। क्या कर रही है मेरी प्रिंसेस? सबके जाने के बाद जैन ने हिया के रूम में आते हुए कहा, कोशिश कर रही थी पढ़ने की, आप आइए प्लीज़। हिया ने नोट्स बंद करते हुए कहा। डिस्टर्बेंस हो गई क्या? जैन ने एक नज़र हिया के चेहरे पर डालकर पूछा। नहीं, वैसे भी सब तैयारी कर ली थी, रिवाइज कर रही थी। हिया ने सारे पेपर उठाकर एक जगह इकट्ठे की। वो बात नहीं कर रहा, हिजर लोगों के आने की बात कर रहा हूँ। जैन ने हिया को देखते हुए पूछा। क्या फ़र्क पड़ता है बाबा? हिया ने नज़रें चुरा कर बुक साइड टेबल पर रखी। हिया, यहाँ देखो मेरी तरफ, तुम खुश हो ना बेटा? जैन ने इसके चेहरे को देखते हुए पूछा। इससे भी क्या फ़र्क पड़ता है बाबा? हिया का दिल भर आया, वो रोने लगी। हिया, क्या हुआ मेरी जान, क्यों रो रही हो? और ये क्या बात कर दी? क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ और कुछ मायने नहीं रखता मेरे लिए। जैन हिया को गले लगाकर इसे बातें कर रहा था। अगर मेरी खुशी मायने रखती है तो आपने या मामा ने एक दफ़ा भी मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। जैन के सीने से लगे हुए बिलाखिर हिया ने अपना शिकवा इसके सामने रखा। यानी तुम खुश नहीं हो इस रिश्ते से? जैन ने हिया का चेहरा थाम कर अपनी तरफ किया और कंफ्यूज्ड होते हुए सवाल किया। आप खुश हैं इस रिश्ते से? उल्टा हिया ने जैन से सवाल किया। मैंने ये रिश्ता तुम्हारी खुशी के लिए किया है। हिया, तुम खुश हो इस रिश्ते से? जैन ने संजीदगी से हिया को देखते हुए कहा। मैं खुश हूँ। हिया ने अपने आंसू पोंछते हुए मुस्कुरा कर कहा। तो ये सब क्या था? इस तरह रो क्यों रही हो? जैन अभी भी इसके रोने पर कंफ्यूज था। वैसे ही दिल भर आया था। आपने और मामा ने कोई बात भी नहीं की, बस यूं अचानक। हिया ने जैन को परेशान देखकर इसको मुतमईन करते हुए वजाहत देने लगी। क्या आपको माविया सही लगा मेरे लिए? मेरा मतलब है अच्छा लगा। हिया ने सोचा वो माविया के बारे में बताए, मगर चाह कर भी हिम्मत न कर पाई। वो तस्वीरें फिर एक दफ़ा इसकी आंखों के सामने घूम गई। माना कि वो मेरी जितना हैंडसम नहीं है, मगर चलेगा। जैन अपने जवाब पर खुद ही मुस्कुराया तो हिया भी जैन को देखकर मुस्कुरा दी। मुझे अच्छा लगा है माविया, हर लिहाज से मेरी प्रिंसेस के लिए परफेक्ट है। इसकी आंखों में जो मैंने अपनी बेटी के लिए संजीदगी देखी है, इसे मुझे लगता है वो बहुत अच्छा हस्बैंड साबित होगा। पेपर है ना सुबह, चलो जल्दी से सो जाओ। जैन इसके गाल थपथपाता हुआ उठा और अपने बेडरूम की तरफ चला गया। क्या सोच रहे हो शाह? सब काम से फारिग होकर हूर बेडरूम में आई तो जैन को किसी सोच में गुम बेड पर बैठे हुए देखा। जब इसके पास आकर बोली, क्या सोच सकता हूँ? मेरी सोचों का मरकज तुम्हारे और हिया की जात के अलावा और क्या है भला? जैन ने हूर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वो तो मुझे भी पता है, मगर इस वक्त क्या सोच रहे हो? हूर ने तकिया सेट करके लेटते हुए कहा।
आज सारे दिन के कामों ने इसको वैसे ही थका दिया था। अगर हम हिया की शादी हादी से कर देते तो हम मुतमईन होते, मगर हिया खुश नहीं होती। हिया ने हमारी खुशी को देखते हुए हाँ की थी, मगर बच्चों की मर्जी भी जरूरी है। हिजर के घर वो खुश रहेगी। जैन ने हूर का हाथ थामते हुए अपनी राय का इजहार किया। ये तुम कैसे कह सकते हो? हूर ने हैरत से जैन को देखते हुए पूछा। अब जो बात इसको समझ में आई थी वो हूर को कैसे समझा सकता था। हिया ने हादी के लिए हाँ जैन और हूर की खुशी के लिए की। हादी का सख्त रिएक्शन यकीनन इस बात को लेकर होगा कि हिया किसी दूसरे को पसंद करती है। जब भी माविया ने ऑफिस में आकर इस तरह कॉन्फिडेंस से कहा कि हिया इनकार नहीं करेगी, इन सब बातों से जैन ने यही नतीजा अहस किया। हिया और माविया एक दूसरे को लाइक करते हैं। कहाँ खो गए हो शाह? हूर ने इसके बाजू पर हाथ रखते हुए पूछा। कहीं नहीं यार, यही सोच रहा हूँ, शादी में बहुत कम दिन रह गए हैं, अरेंजमेंट्स भी करनी है, कहीं किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। जैन ने हूर का हाथ अपने होंठों से लगाते हुए बात बनाई। अरे अरेंजमेंट से याद आया, नईमा भाभी परसों कह रही थी कि हिया माविया के साथ जाए, अपनी शादी का ड्रेस अपनी पसंद से सिलेक्ट कर ले। तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? हूर ने जैन को देखते हुए पूछा। एतराज कैसा? तुम हिया को बता देना, जैन ने बेड पर लेटते हुए कहा। सर जी, जबरान के बयान के मुताबिक अगवा शुदा लड़कियों को इस जगह पर कैद रखा गया है। इंस्पेक्टर साद ने तफसीलात वाला पर्चा माविया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। और आज से हफ्ते बाद बहरी जहाज के जरिए लड़कियों को दुबई पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है इंस्पेक्टर साद, मैं डीएसपी इफ्तिखार से परमिशन लेने जा रहा हूँ। तुम टीम रेडी करो, आज रात ही हमें एक्शन लेना होगा। माविया ने चेयर से उठते हुए कहा। वो आज सिविल ड्रेस में पुलिस स्टेशन आया था। डीएसपी इफ्तिखार को तमाम तर तफसीलात से आगाह करके इनसे रेड डालने की परमिशन लेनी थी। इसके बाद इसे हिया की शादी का ड्रेस दिलवाने भी ले जाना था। आज का दिन इसके लिए काफी टफ था। मगर सर जी, इतनी जल्दी रात में ही रेड डालनी है? इंस्पेक्टर साद ने हिचकिचाते हुए पूछा। जबरान के वापस ना पहुंचने पर वो लोग चुकन्ना हो गए होंगे। इससे पहले वो अगवाशुदा लड़कियों को कहीं और शिफ्ट कर दें तो अब तक सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए जो भी करना है फौरन करना होगा। तुम टीम तैयार करो फौरन, माविया ने बाहर निकलते हुए कहा। अभी वो पेपर देखकर आई थी तो अच्छी खासी बेजारी इसके चेहरे पर छाई हुई थी। हिया खाना खा लो। शाबाश, हूर ने हिया को लेटते हुए देखकर कहा। मामा भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ, हिया ने आंखें बंद करते हुए कहा। सोने का फायदा नहीं है, माविया आ रहा है थोड़ी देर में, तुम्हें बताया तो था सुबह ब्राइडल ड्रेस लेने के लिए जाना है, हूर ने हिया को याद दिलाते हुए कहा। मामा मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है, प्लीज आप चली जाएं उसके साथ, हिया ने चेहरे पर तकिया रखते हुए कहा। ये क्या बात हुई भला? मुझे पहनना है क्या ब्राइडल ड्रेस जो मैं चली जाऊं? उठो, इस तरह बुरा लगेगा। कपड़े चेंज करो और टेबल पर आओ, थोड़ा सा खाना खा लो, सुबह नाश्ता भी नहीं किया था तुमने, हूर ने इसके चेहरे से तकिया हटाते हुए कहा। वो झुंझलाई हुई उठी और ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई। कैसी हो बेटा? नईमा भाभी और सनम कैसी हैं? माविया हिया को लेने आया तो हूर ने माविया से नईमा और सनम के बारे में पूछा। मॉम सनम दोनों ठीक हैं, आप कैसी हैं? हूर अभी तक रेडी नहीं हुई। वो चाह कर भी हूर से बेरुखी नहीं बरत सका। चेंज करके आ रही है, तुम बताओ क्या लोगे, चाय या कॉफी? वैसे तो खाना भी रेडी है, हूर ने दामाद वाला प्रोटोकॉल देते हुए माविया से पूछा। नहीं आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, बस अभी लंच करके ही आ रहा हूँ, आप हिया को बुला दें, माविया ने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा। हूर सर हिलाकर हिया को बुलाने जा रही थी कि हिया सामने से मोबाइल अपने हैंड बैग में रखती हुई आई फेडेड जीन्स के ऊपर इसने बेबी पिंक कलर का टॉप पहना हुआ था जो कि काफी फिट था। हिया वो रेड कलर वाला स्टोल ले लो, इस पर काफी सूट करेगा। हूर माविया की मौजूदगी की वजह से हिया को आंखों में इसकी ड्रेसिंग की तरफ इशारा करते हुए इनडायरेक्ट बोली। मामा ऐसे ही ठीक है, आप टेंशन नहीं लिया करें हर बात की, हिया तने हुए नकूश के साथ बोलती हुई बाहर निकल गई। माविया की निगाहों ने दूर तक हिया का पीछा किया। फिर माविया ने एक नजर हूर को देखा तो जिनब पिटाने के लिए मुस्कुरा दी। थप्पड़ की जरूरत थी। माविया के कहने पर हूर की मुस्कुराहट गायब हुई। बचपन में माविया ने जुमला मुकम्मल किया और मुस्कुराने लगा। हूर भी मुस्कुरा दी। वैसे तो अभी भी वक्त नहीं गुजरा। माविया की बड़बड़ाहट हूर नहीं सुन पाई और ना समझी से माविया को देखा। कुछ नहीं, चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। माविया गाड़ी की तरफ आया और नसीमा को कॉल करके हिया की जैकेट मंगवाई। बेवकूफ समझा हुआ है तुमने मुझे, जो मैं यहाँ पर तुम्हारा इतनी देर से वेट कर रही हूँ खड़े होकर। हिया इसको आता देखकर शुरू हो गई। रिलैक्स बेबी, हमारी शादी कल नहीं, जो तुमसे सब्र नहीं हो रहा, अभी हैं थोड़े दिन, माविया ने कार में बैठते हुए कहा। नसीमा जैकेट ले आई और हूर को दी।
ये क्यों लेकर आई हो तुम? हिया ने माथे पर बल डालते हुए नसीमा से कहा। हिया, ये पहन लो। माविया ने इसे देखे बगैर कार स्टार्ट करते हुए बोला। हिया ने खींचकर जैकेट नसीमा के हाथ से ली। जाओ यहाँ से। जैकेट लेकर पिछली सीट पर पहन दी। बहुत मेहनत की जरूरत है तुम पर। माविया ने तासुब से सर हिलाते हुए कार स्टार्ट कर दी। जितना बेजार वो माविया को कर सकती थी, इन 3 घंटों में वो कर चुकी थी। 3 घंटों में 35 से 30 ड्रेस वो रिजेक्ट कर चुकी थी और अभी भी इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बेबी, ये ड्रेस हमें आज ही की तारीख में लेना है। माविया ने अब के इसको तीसरी बार याद दिलाया। अगर तुम्हें जल्दी है तो तुम जा सकते हो। हिया ने हैवी कामदार दुपट्टा अपने ऊपर रखा, सामने आईने में खुद को देखते हुए माविया को जवाब दिया। और कोई दूसरा इसको इतना जिद नहीं करता था। ये सिर्फ हिया की ही हिम्मत थी और शायद इसके मामले में माविया की बर्दाश्त। माविया की नज़र वहां मौजूद एक लड़के पर पड़ी जो हिया को बहुत गौर से देखे जा रहा था और हिया मगन अंदाज में हर एंगल से दुपट्टा अपने ऊपर रखे हुए शीशे में अपने आप को लड़के को देखकर माविया के माथे पर शिकने उभरी। वो हिया के सामने पुष्ट करके दीवार बनकर खड़ा हो गया। लड़के ने माविया को देखा तो वो सटपटा गया। फिर माविया की आंखों में वार्निंग को समझता हुआ मुड़कर अपने साथ आई हुई लेडीज की तरफ मतवजा हुआ। एक्सक्यूज मी, ये वाला ड्रेस पैक कर दें। माविया ने पॉकेट से वॉलेट निकालते हुए शॉपकीपर से कहा। ये कौन पहनेगा? तुम। मैं तो हरगिज नहीं पहनने वाली। हिया ने गुस्से में माविया को देखते हुए कहा। अपना मुंह बंद रखो और कार में चल के बैठो। माविया ने संजीदगी से हिया को देखते हुए कहा। मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी। हिया ने जिद्दी अंदाज अपनाते हुए बोला। माविया ने काउंटर पर बिल अदा किया। शापड़ एक हाथ में थाम कर दूसरे हाथ से हिया का बाजू पकड़कर शॉप से बाहर निकला। ये क्या हरकत है? अगर तुम्हें अपनी मर्जी ही चलानी थी तो लेकर ही क्यों आए मुझे? हिया मुसलसल बोले जा रही थी मगर माविया अब बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। गाड़ी का लॉक खोलकर इसे बिठाया। आइंदा तुम मुझे इस तरह की ड्रेसिंग करती हुई नजर ना आओ। कार स्टार्ट करते ही माविया ने बोला। व्हाट द हेल, तुम अभी मेरे हस्बैंड नहीं बने हो जो यूं मुझ पर पाबंदियां लगा रहे हो। और ड्रेसिंग मैं किसी दूसरे की मर्जी से नहीं करती हूँ। ये बात अपने माइंड में रखना आइंदा के लिए। हिया ने सर झटकते हुए कहा। अगर तुमने दोबारा इस तरह के कपड़े पहने तो मैं तुम्हारी पूरी वार्डरोब में आग लगा दूंगा। और ये बात तुम अपने माइंड में रखना। और अभी फौरन जैकेट पिछली सीट से उठाओ और इसे पहनो। माविया ने इसे देखे बगैर ड्राइव करते हुए संजीदगी से कहा। तुम मुझे ऑर्डर देकर हर किस काम नहीं करवा सकते। हिया ने जिद्दी अंदाज अख्तियार करते हुए कहा। माविया ने एक साइड पर कार रोकी और पिछली सीट से उठाकर जैकेट हिया को थमाई। इसे अभी और इसी वक्त पहनो। ये ना हो तुम अभी थोड़ी देर बाद पछता रही हो कि काश मैं बात मान लेती। वो आंखों में संजीदा तासुर लिए हुए हिया को देखकर कह रहा था। एक पल हिया ने इसकी आंखों को देखा और इसे झपटने वाले अंदाज में जैकेट ली और चुप करके पहन ली। माविया ने दोबारा कार स्टार्ट कर दी। आ जाओ, कुछ खा लेते हैं। आंटी बता रही थी तुमने तो दोपहर का लंच नहीं किया। एक रेस्टोरेंट के पास कार रोकते हुए वो नरमी से हिया का हाथ थाम कर बोला। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे घर छोड़ो। हिया ने माविया का हाथ झटका और घुराने वाले अंदाज में इससे बोली। माविया चुप करके इसके तने हुए चेहरे को देखता रहा। फिर कार से उतरकर इसके लिए खाना पैक करवाया। कार में बैठकर एक सिगरेट मुंह में रखी और इसे सुलगाया। हिया ने घूरकर इसको देखा तो इसने अपने चेहरे पर आई हुई मुस्कुराहट दबाई, जैसे इसने सिगरेट नहीं हिया को सुलगाया हो। फिर कार स्टार्ट कर दी। घर आते ही हिया बिना कुछ कहे कार से उतरी और अंदर चली गई। माविया ने शॉपिंग का सामान शेर खान के हवाले किया और खुद भी चला गया। नाजरीन, आज की अहम खबर से हम आपको आगाह कर रहे हैं। ये जो सामने टीवी स्क्रीन पर आपको मनाजिर नजर आ रहे हैं, ये शहर से दूर एक सुनसान इमारत के हैं जिसमें थोड़ी देर पहले एएसपी माविया मुराद अपने पुलिस अहलकार के साथ 24 अगवा शुदा लड़कियों को बाजियाब करवाने में कामयाब हुए हैं। नाजरीन, आपको बताते चलें, इन लड़कियों को 3 महीने से मुख्तलिफ जगहों से अगवा किया जा रहा था और इस सुनसान इमारत में रखा जा रहा। 2 मुलजिम को ज़ेरे हिरासत में ले लिया गया है, बाकी फरार हो चुके हैं मगर उनकी तलाश जारी है। अहम जराए से ये इत्तला भी सामने आ रही है कि इनके पीछे किसी बड़ी पार्टी का ताल्लुक है और इन अगवा शुदा लड़कियों को दूसरे ममालिक भेजा जा रहा था। बाकी की अपडेट्स आपको वक्फे वक्फे से मिलती रहेंगी। अब वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। कैसे पहुंची ये पुलिस वहां पर? कौन है खबरी हमारा? मैंने कहा था ना, इस काम में एहतियात की जरूरत है। फिर ये सब कैसे हुआ? अवैध शिराजी रिमोट से टीवी बंद करते हुए हामिद पर घर जा। सर, काम बहुत एहतियात से किया जा रहा था मगर ये नया एएसपी हाथ धोकर पीछे पड़ गया। मगर आप फिक्र नहीं करें,
कहीं भी आपका नाम नहीं आएगा। पुलिस के पहुंचने से पहले ही सारे सबूत लड़कों ने हटा दिए थे और खुद भी फरार हो गए थे, और जो पकड़े गए इनसे पुलिस कुछ नहीं उगलवा सकती। बस इतना वक्त नहीं मिल सका कि लड़कियों का ठिकाना भी तब्दील किया जाता। इससे पहले ही पुलिस ने वहां रेड मार ली। हामिद अवैस शहराजी के सामने हाथ बांधकर मुहज़्ज़िबाना अंदाज इख्तियार किए हुए बोला, ये वही एएसपी है ना जो साहिर पर भी हाथ उठा चुका है। मैंने पहले भी कहा था कि इस एएसपी की ईमान की कीमत का पता लगाओ। अवैस शहराजी ने घूर कर हामिद को देखते हुए याद दिलाया, सर मैंने मालूम किया था, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है ये वाकई ईमानदार है। जवानी और ईमानदारी का नशा चढ़ा हुआ है, और जिनको ये नशा लाहक हो जाए तो फिर उनकी कीमत का पता नहीं लगाया जाता बल्कि इनकी कमजोरी का पता लगाया जाता है। जाओ इस माविया मुराद के बारे में पूरी मालूमात हासिल करके मुझे बताओ। अवैस शहराजी ने हामिद को हाथ के इशारे से जाने का हुक्म दिया। सनम का मोबाइल काफी देर से बज रहा था। वो अभी भी नाइमा के साथ शॉपिंग से फारिग होकर घर आई थी। सनम ने बेडरूम में आकर कॉल रिसीव की। जालिम लोगों का यही अंदाज होता है, पहले वो सीधे साधे इंसान को अपनी तरफ मतवज्जा कराते हैं। जब सीधा साधा इंसान किसी काम का नहीं रहता तो और फिर अपना आदी बनाकर लापरवाह हो जाते हैं। हादी का शिकवा मोबाइल से उभरा। सॉरी हादी, मॉम साथ थी मेरे, इनके सामने तो बात नहीं हो पाती ना आपसे, मगर आप ये तो नहीं बोले प्लीज कि परवाह नहीं करती मैं आपकी। सनम ने कॉल ना उठाने का जवाब पेश किया, मगर हो तो तुम जालिम ही। मोबाइल से हादी की आवाज उभरी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हादी के शिकवे को सनम ने महसूस करते हुए कहा, जालिम नहीं हूं तो फिर और क्या हूं? मेरे दिलो दिमाग पर बुरी तरह काबिज हो गई हो। न बंदा सो सकता है न कुछ सोच सकता है। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? हादी की ऐसी बातों पर सनम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। आप चुप क्यों हो? कुछ बोलोगी नहीं? बात करो मुझसे। मोबाइल से तुम्हारी आंखों की बोली बिल्कुल नहीं समझ सकता मैं। हादी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक सवाल पूछूं आपसे हादी, मगर जवाब आपको पूरी ईमानदारी से देना होगा। ओके करो सवाल, मैं पूरी ईमानदारी से तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। हादी ने कहा, आप हमेशा मुझसे इतनी ही मोहब्बत करेंगे? सनम ने हादी से पूछा। तुम्हें क्या लगता है? हादी ने उल्टा इससे सवाल किया। मुझे लगता है आप सारी जिंदगी मुझसे ऐसे ही मोहब्बत करेंगे। सनम ने शर्मीली मुस्कुराहट के साथ अपने दिल की बात बताई। फिर तो बहुत खुशफहम है आपका दिल में सनम। हादी की संजीदा आवाज उभरी। क्या मतलब आपका? सनम की मुस्कुराहट एकदम लबों से जुदा हुई। मतलब साफ है, तुमने गलत अंदाजा लगाया। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत कर ही नहीं सकता। मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा मोहब्बत करूंगा। हादी की बात पर सनम की रुकी हुई सांस बहाल हुई। मगर रिप्लाई में मुझे भी हमेशा तुम्हारी मोहब्बत के साथ साथ तुम्हारा साथ जिंदगी के हर मोड़ पर, हर कदम पर चाहिए होगा। बोलो, दोगी जिंदगी भर मेरा साथ? हादी ने सनम से पूछा। मैं जिंदगी के हर कदम पर, हर मोड़ पर आपका साथ दूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। सनम ने इसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए कहा। ये तो मेरे सनम ने बहुत बड़ा वादा कर लिया। चलो वक्त आने पर देखते हैं कितना अपना वादा निभाती हो। हादी मजाक उड़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराया। इस तरह मुस्कुराए नहीं आप, हमेशा मुझको जिंदगी में साबित कदम ही पाएंगे। सनम ने दोबारा इसको यकीन दिलाते हुए कहा। चलो वक्त आने पर ये भी देख लेंगे। अच्छा ये बताओ, सुबह से कहाँ बिजी थी? हादी ने सनम से पूछा। मैंने आपको बताया था ना, भाई की शादी होने वाली है, बस इसी के सिलसिले में शॉपिंग करने गई थी। सनम ने हादी को जवाब दिया। सनम, मैं चाहता हूँ हमारी शादी भी जल्दी हो। मेरा मतलब है मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। ये बताओ तुम्हारे पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे मेरा प्रपोजल? हादी ने सनम से पूछा। इसके बारे में अब मैं क्या कह सकती हूँ हादी, भाई के अलावा तो मैं किसी से इतनी क्लोज भी नहीं। इनसे आपके बारे में बात करूंगी तो वो मॉम डैड को एग्री कर लेंगे। सनम को एक ही रास्ता दिखा। फिर तो समझो हो गया हमारा रिश्ता और हो गई हमारी शादी। मेरी एक बात ज़हन में रखो सनम, तुम्हारा भाई हम दोनों की शादी पर रजामंदी कभी भी जाहिर नहीं करेगा। हादी संजीदगी से सनम को बोला। क्यों, क्या आपने मेरे भाई की कोई कीमती चीज चुराई है? सनम ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला। उल्टा बोल रही हो सनम, तुम्हारे भाई ने मेरी कीमती चीज चुराई है। पुलिस वाला होकर भी चोरी उसने की। हादी ने संजीदगी से कहा। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सनम ने उलझते हुए हादी से पूछा। सारे मसले एक ही दफा में नहीं समझाए जाते, वक्त के साथ साथ सारे मतलब एक ही दफा में नहीं समझाए जाते। वक्त के साथ साथ सारे मतलब तुम्हें खुद समझ में आ जाएंगे। अभी अपने दिमाग पर जोर नहीं डालो और अपने भाई की शादी को खुशी खुशी एंजॉय करो।
ओके, फ़ोन रखता हूँ, बाद में बात करते हैं। हादी ने कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल पॉकेट में रखा। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। शुक्रिया।